नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हर तरफ एक ही चर्चा है और वो चर्चा ये है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इस वक्त पुतिन को खलनायक करार दिया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों यूक्रेन भारत से मदद मांगता है, लेकिन मोदी जी उसकी तरफ झुकाव भी नहीं करते हैं और एक तगड़ा गेम करते हैं। तो आखिर भारत ने यूक्रेन का सपोर्ट क्यों नहीं किया, जबकि भारत का रूस सीधा सीधा दोस्त है। तो दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो कंट्रीज मिलाजुला करके भी अपनी सेना यूक्रेन में क्यों नहीं भेज पा रही हैं, और यूक्रेन आखिर ये मामला क्या है, क्यों यूक्रेन इतना असहाय सा महसूस कर रहा है। तो दोस्तों इन तमाम चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। और बहुत खास बात यह है कि आखिर भारत अब भी यूक्रेन के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों भारत अब जाकर के पूरी तरह से रूस के ही सपोर्ट में दिखता जा रहा है। ये तमाम बातें जानना बेहद जरूरी है और इन बातों को मैं एक एक करके आपके सामने डिकोड करने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि जिस यूक्रेन के पास में 5000 से ज्यादा परमाणु बम थे, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, भारत के पास में केवल 150 हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, इस वक्त भारत के पास में 150 हैं, तो उस वक्त आज से 31 साल पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 31 साल पहले यूक्रेन के पास में 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम थे और वो तीसरी कंट्री थी दुनिया में, बहुत पावरफुल कंट्री थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज वो कंट्री असहाय हो गई, रूस के सामने बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है वहां की लीडरशिप, वहां के लोगों की मेंटेलिटी। दोस्तों ये मेंटेलिटी भारत को लेकर के भी उनकी बहुत ही खराब रही है, वो बातें मैं आपको बताने वाला हूं और क्यों भारत को उसका आज भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों पहली बात अगर मैं बताऊं आपको, तो 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर के चलने वाला यूक्रेन आज बिल्कुल जीरो साबित हो चुका है। तो इसके पीछे वहां की लीडरशिप बहुत हद तक जिम्मेदार है। वहां के लोगों को लगता था कि उनकी राष्ट्रवाद की भावना के बगैर भी वो कुछ कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर भरोसा दिखा दिया। और दोस्तों यही सबसे बड़ी उनकी गलती थी, क्योंकि जिस भी कंट्री ने यूएस का सपोर्ट दिया या यूएस के कहने पे वो आया, तो अमेरिका की हमेशा से एक नीति रही है कि वो अपने सभी साथियों को कमजोर रख करके ही आगे बढ़ता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। दूसरी तरफ रूस है, रूस के साथ में जो भी कंट्री रही है वो हमेशा मजबूत होती गई, चाहे फिर वो वेपन्स के मामले में मजबूत हुई है। बेशक इकोनॉमी के मामले में अमेरिका के साथ वाली कंट्रीज ज्यादा मजबूत हुई हैं, लेकिन यूक्रेन वाले मसले में भी यही हुआ कि जब वो अमेरिका के पाले में आया तो उसने वहां से परमाणु बमों को हटाने के लिए कहा और इसी यूक्रेन ने पूरे के पूरे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो रूस को दे डाले। तो यहां उनकी सबसे बड़ी खामी नजर आती है। और अभी जो वहां के राष्ट्रपति हैं मिस्टर जेलेंस्की, वो जेलेंस्की एक कॉमेडियन थे। उनके एक टीवी प्रोग्राम से वहां की जनता इतनी प्रभावित हो गई, उनको लगने लग गया कि ये बहुत चमत्कारी नेता हो सकता है और उनको पूरी सत्ता संभला दी। तो दोस्तों जिस इंसान का राजनीति में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, वो इंसान फिलहाल वहां का राष्ट्रपति था जिसको वास्तव में असली समझ जियोपॉलिटिक्स की थी ही नहीं, और उसने पूरा का पूरा खेल नेटो और अमेरिका के कहने पे अपने देश को बर्बाद करके रख दिया। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि मोदी से वो लोग डिमांड कर रहे थे, आप बार बार मोदी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रूस से बात करे और उनको वॉर से छुटकारा दिलाए, लेकिन मोदी जी ठहरे थोड़े जियोपॉलिटिक्स के अच्छे जानकार और इस वक्त उनकी ग्लोबल लीडरशिप अच्छी देखने को मिल रही है। तो उन्होंने बेशक उनके कहने पे या फिर अदर पॉइंट ऑफ व्यू से पुतिन से बातचीत जरूर करी, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू भी भारत के पक्ष में ही था। यानी जियोपॉलिटिक्स के जो जानकार होते हैं वो मानते हैं कि दुनिया के अंदर एक देश दूसरे देश का दोस्त हो भी सकता है और कब वो दुश्मन में कन्वर्ट हो जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक ऐसी बात हम यूक्रेन के पक्ष में करते हैं। तो दोस्तों यूक्रेन जो है वो जितना सीधा साधा आपको नजर आ रहा है, वास्तव में इतना सीधा साधा मामला है नहीं। जब भी हमारे कश्मीर की बात आती है, यूएन मामला जब भी उठता है, चाहे वो 370 हटाने का हो या फिर पहले ये जो तमाम तरह के मामले आते रहे हैं, जब जब यूएन में बातचीत होती है, भारत के खिलाफ जो कंट्री सबसे ज्यादा मुखर हो जाती है वो यही यूक्रेन था। दोस्तों इतना ही नहीं, 1998 में जब भारत ने पोखरण परमाणु विस्फोट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस वक्त सबसे ज्यादा बड़बोलेपन के साथ में यही यूक्रेन था। और दोस्तों उस वक्त यूएन के अंदर, यूएनएससी के अंदर
एकमात्र रूस ही था जिसने भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया था, यानी पूरी तरह से फेवर में रसिया हमारे साथ में था। लेकिन इसी यूक्रेन ने उस वक्त कहा था कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन किया है और इसको लेकर के वो बढ़ चढ़ करके उसने इस मामले में निंदा की थी, लेकिन रूस हमारे साथ में था। दूसरी बात पाकिस्तान को लेकर के आती है। दोस्तों, जब आज से करीब 20-21 साल पहले जब पाकिस्तान ने इस यूक्रेन से T-80 टैंक्स देने की बात करी, प्रस्ताव उनके सामने भेजा, 650 मिलियन का ये पूरा का पूरा प्रस्ताव था और तब भारत ने यूक्रेन से रिक्वेस्ट की थी कि वो पाकिस्तान को अपने टैंक्स ना बेचे, क्योंकि ये पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है, साथ ही ये टैंक्स भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। और दोस्तों, वो टैंक्स भारत के साथ आज तक वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते आए हैं, तब से लेकर के अब तक। उनके जवाब में भारत को उससे खतरनाक टैंकों की जरूरत थी, तब हमने रूस के साथ में T-90 टैंक्स का समझौता किया था और वो टैंक हमारे पास में, भीष्म टैंक हमारे पास मौजूद हैं, टर्मिनेटर टैंक भी हमारे साथ में हैं। लेकिन दोस्तों, हमने तब देखा कि किस तरीके से इसी यूक्रेन ने भारत की खिलाफत की थी। बहुत सारे और भी मौके आए, चाहे अभी हाल फिलहाल के दौर में हो। अभी रिसेंटली 2020 के अंदर पाकिस्तान को यही कंट्री यूक्रेन एक समझौता करती है और वो समझौता ये था कि जो टैंक उन्होंने दिए थे उनकी मरम्मत का काम भी यही करेंगे और ये $1 मिलियन का उनके साथ में डील हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने उनके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी मरम्मत का काम भी या उनकी देखरेख का जो मेंटेनेंस का काम है वो भी यूक्रेन ही कर रहा था, वो भी भारत के बार बार मना करने के बावजूद। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत की अगर हम बात करते हैं उनसे रिलेशंस की, यूक्रेन से रिलेशंस की हम बात करते हैं तो बहुत ही कम से हैं, बहुत बड़े रिलेशंस नहीं, कुछ ही वहां से व्यापार हो पाता है। दोस्तों, भारत को लेकर के हमारे स्टूडेंट जरूर वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा कारोबार उनके साथ में हमारा नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं रसिया की, तो रसिया के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो करीब $10 बिलियन का है। रूस के साथ में हमारे करीब 70% वेपन्स हमारे रसिया से यहां पे आते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस तब हमारे साथ में सपोर्ट में खड़ा हो जाता है जब पूरी दुनिया विपरीत हालातों में होती है, विपरीत हो जाती है हमारे सामने, लेकिन तब भी रूस हमारे सपोर्ट में आ खड़ा होता है। दोस्तों, रूस तब भी हमारे सपोर्ट में आकर के खड़ा हो गया था जब 1971 की जंग में अमेरिका हिंद महासागर में आकर के अपने वॉरशिप्स को लेकर के आ गया था। तब भी अकेला रूस था जो अपने पूरे वॉरशिप के जखीरे के साथ में हमारे पास में आकर डट गया था। तो यानी रूस के साथ में यूक्रेन को कंपेयर करना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रूस हमेशा से हमारा दोस्त रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन जो है वो हमेशा से ही हमारे विपरीत पाले में बैठता रहा है। जब जब भारत के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बढ़ा था, तब सबसे ज्यादा दबाव बढ़ाने के लिए यही यूक्रेन था, जहां के लोग, वहां के नेता और उनकी अदूरदर्शी सरकार हमेशा से भारत के खिलाफ रही है। तो क्या ऐसे माहौल में हमें उनका सपोर्ट देना चाहिए? और इस मामले में मोदी सरकार ने भी बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है और यूएन के अंदर जो इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी कि रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव को खारिज करवाने के लिए बेशक रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया, लेकिन उस प्रस्ताव को लेकर के भारत ने कन्नी काट ली। भारत वहां से एब्सेंट रहा। एब्सेंट अगर नहीं भी रहता तो भी चूंकि रूस के पास में वीटो है तो जाहिर सी बात है प्रस्ताव गिरना ही गिरना था, लेकिन भारत ने बड़ी समझदारी दिखाई और पूरी तरह से वहां से हट गया। इसमें चीन भी हटा और भारत ने एक बड़ा गेम करते हुए यूएई को भी अपने साथ में शामिल कर लिया। हाल फिलहाल हमारे संबंध यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं, तो यूएई खाड़ी देश है, उनको भी भारत ने एक तरीके से अपने साथ में लिया और एक साथ 3 कंट्रीज इसमें एब्सेंट रही, जिसमें चीन भी शामिल था। तो दोस्तों, भारत के रूस के साथ में अच्छे संबंध है और मोदी सरकार ने भी इस मामले में बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने बैक कर लिया अपने आप को। इससे सीधा सीधा संबंध ये गया कि हम जो है वो नेटो कंट्रीज के साथ में झुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका के सामने भारत इस पोजीशन में आज की डेट में कि वो झुकेगा नहीं। दूसरी तरफ यूक्रेन की बात जहां तक है, तो यूक्रेन के मामले में भारत सरकार जो स्टेप्स उठा रही है वो बहुत ही अच्छी दूरदर्शी तरीके से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे अब जो आने वाला पर्सपेक्टिव है उसमें 2 कंट्रीज को बड़ा फायदा मिल सकता है। पहला बड़ा फायदा हमें पाकिस्तान को लेकर के हो सकता है। पीओके के अंदर
भारत अब एक बार फिर से स्ट्राइक कर सकता है, चूंकि पीओके के लोग खुद चाह रहे हैं, मोदी सरकार से बार बार वो गुहार लगा रहे हैं, तो भारत भी इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर पीओके को एक बार फिर से हिंदुस्तान में शामिल कर सकता है। हालांकि दोस्तों इसमें एक बड़ा पहलू एक और है और वो चीन से जुड़ा हुआ है। चीन अब इजीली ताइवान पे अटैक कर सकता है, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा मामला यहां पे दिख गया है और उसी तरीके से वो ताइवान पे अटैक कर सकता है। तो इन तीनों कंट्रीज को लेकर के एक बड़ा मामला ये भी बनता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि यूक्रेन आज कमजोर हुआ, उनके नेताओं की वजह से कमजोर हुआ, उनकी अदूरदर्शी सरकार की वजह से कम हुआ और अमेरिका के ऊपर अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेने वाली स्थिति की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि अमेरिका ने आज तक किसी भी कंट्री को मजबूत नहीं होने दिया है। अब मैं आपको बताऊं एक एक एग्जांपल। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के बीच जंग होती रहती है, लेकिन आज नॉर्थ कोरिया के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किम जोंग के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन साउथ कोरिया जो अमेरिका का दोस्त है उसके पास नहीं है। जापान के साथ भी कुछ परिस्थितियां ऐसी ही हैं। इसके अलावा ये अमेरिका जहां जहां भी जाता है, ये वहां वहां कंट्रीज के अंदर अपने कारोबार को फैलाने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है इसने यूक्रेन के अंदर भी अपने संबंध तो बढ़ाए, लेकिन आखिरी वक्त में यूक्रेन को उन्होंने छोड़ दिया कि आपको ये लड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में इन्होंने किया, जैसे सीरिया में इन्होंने किया, उनको बिल्कुल अपने भरोसे ही छोड़ दिया और वहां से खुद कन्नी काट के साइड में हो गए। जाहिर सी बात है इनको केवल युद्ध का उन्माद फैलाना था ताकि इनके वेपन्स बिक सकें और बड़े अच्छे तरीके से बिक सकें। इनको अभी इन्होंने रूस का डर दिखा के दूसरी जगह पे भी अपने वेपन बेचने की कोशिश करेंगे, साथ ही जिस तरीके से ताइवान में अपने वेपन्स बेचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा सिनेरियो है और इस मामले में मैं कहूंगा कि भारत सरकार का डिसीजन बहुत ही समझदारी भरा है, क्योंकि 2014 में भी परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी थी, तब रूस ने क्रीमिया पे अटैक किया था और इस बार उन्होंने जो यूक्रेन है उसका पूर्वी पार्ट है उसके ऊपर अटैक किया है। और जाहिर सी बात है ये जो दोनों के दोनों जोन हैं वहां पर रूसी बोलने वाले लोग ही रहते हैं, तो वहां पर एक बड़ा मामला इन्होंने पहले से सेट हुआ था और इसमें रूस को बड़ा फायदा भी मिल गया है। दोनों ही ये डोनबास के दोनों जोन हैं, लुहांस्क और डोनेस्क, ये दोनों के दोनों अभी फिलहाल आज़ाद हैं एक तरीके से, और इनके लिए रूस के और यूक्रेन के बीच फिलहाल जंग लगातार जारी है। दोस्तों आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, आप हमें कमेंट लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।